जुड़ी हुई है और इन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे बेटा? इन्हें हम रखेंगे भूमंडलीकरण के अंतर्गत। आगे लिखा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसका आदान प्रदान किया जाएगा? किए जाते जा रहे हैं और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष ध्यान देकर वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। तो ये एक दुष्प्रभाव है किसका? वैश्वीकरण का। साथ ही साथ आतंकवाद और अपराध भी बढ़ा है, विश्वव्यापी नेटवर्क का दुरुपयोग हुआ है। जी बिल्कुल। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण ना, वैश्वीकरण के कारण ना, जो आतंकवाद पहले एक क्षेत्र तक सीमित था, वह भी तो दूसरे क्षेत्र तक पहुंच चुका है। तो आज आतंकवाद की चपेट में समूची दुनिया है और इसका एक बड़ा कारण क्या है बेटा? वैश्वीकरण है। केवल वैश्व प्यारे बच्चे नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास। बेटा आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के इतिहास विषय की और इतिहास विषय में आज हम बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकरण और विश्व का वर्णना। उससे पहले एक जरूरी बात कि वास्तविकता में एसएमसी विद्यावर्ष की पूरी टीम का क्या विजन है आप लोगों की स्टडी को लेकर। तो बेटा एसएमसी विद्यावर्ष की पूरी टीम का एक विजन है कि आप लोगों तक पहुंच पाए एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना? आपको प्राप्त हो पाए बेटा क्या? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और इसी पहल को पूरा करने के लिए एसएमसी विद्यावर्ष की टीम के द्वारा शुरू किया गया है बेटा एक बैच, और जिस बैच का नाम है अभ्युदय बैच। क्या नाम है बेटा? अभ्युदय बैच। इस बैच के अंतर्गत बेटा 9th से लेकर 12th तक के सभी क्लासेस के वीडियो, पीडीएफ्स, नोट्स, टेस्ट, सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ ना 2 मिशन चलाए जा रहे हैं अभ्युदय बैच के अंतर्गत, जहां हम बात करते हैं बेटा मिशन बुनियाद की। मिशन बुनियाद की मिशन बुनियाद के अंतर्गत आपके चैप्टर्स की डिटेल्ड डिफाइन क्लियर की जाती है। आपको बताया जाता है आपके चैप्टर से जुड़ी हुई कंप्लीट बेसिक को, जैसे उस चैप्टर पर आपकी पकड़ मजबूत हो पाए, आप उस चैप्टर को अच्छी तरह समझ पाए। ये सारी चीजें आपको क्लियर कराई जाती है बेटा मिशन बुनियाद के तहत। और जब किसी चैप्टर पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाती है तो हमें पता करना होता है कि उस चैप्टर के बारे में या इस चैप्टर से जुड़े हुए डाटा के बारे में हमें कितनी जानकारी है। तो उसके लिए अभ्युदय बैच के ही अंतर्गत एक और मिशन चलाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है बेटा मिशन अभ्यास। मिशन अभ्यास के अंतर्गत हम उस चैप्टर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू, स्पेशली ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो ना प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे, उन क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं, उन क्वेश्चंस को हल करते हैं, उन क्वेश्चन से जुड़े हुए उत्तर की व्याख्या को समझते हैं। तो यही एक विजन है जिसे लेकर एसएमसी विद्यावर्ष की टीम आगे बढ़ रही है और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने में लगी हुई है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं फिर हम आज एक और बेहतरीन क्लास, जहां हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 3 की बेसिक को, और यह बेसिक पढ़ेंगे बेटा हम मिशन बुनियाद के तहत। आज हम बात करेंगे बेटा भूमंडलीकरण की। भूमंडलीकरण क्या है बेटा? मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना? जिसे हम बेटा आम बोलचाल की भाषा में एक और नाम से जानते हैं, जो नाम है बेटा वैश्वीकरण। क्या है नाम बेटा? वैश्वीकरण। तो आज हम बात करेंगे इसी विशेष शब्द की, जिसे क्या बताया गया है कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो देखिए भूमंडलीकरण से तात्पर्य दुनिया के विभिन्न भागों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के बढ़ने से है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है बेटा कि भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या है? जहां ना समूची दुनिया किन बिंदुओं पर जुड़ी हुई है? आर्थिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है ना, इन बिंदुओं पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे बेटा? इन्हें हम रखेंगे भूमंडलीकरण के अंतर्गत। आगे लिखा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसका आदान प्रदान किया जाएगा? जिसमें वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, विचारों का और लोगों का विश्व स्तर पर आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए दिया गया है भारत में मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला का आना। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में आज है, जो मूलतः आज भारत की पहचान है, ये भारत में जब आई हैं तो इनके आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है ना बेटा, वो क्या रहा है? भूमंडलीकरण। क्या रहा है बच्चा? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण रहा है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि 2 मिनट में मैगी तैयार। अब ये मैगी जो है ना, ये जो मैगी है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कौन सी कंपनी है बेटा? तो ये कंपनी है नेस्ले। कौन सी कंपनी है बेटा? नेस्ले। अब नेस्ले भारत में मैगी बेच रहा है, मतलब ना किसके अधीनस्थ है? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का एक मजबूत उदाहरण है। हम सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कोई भी एक देश दूसरे देश में वस्तुओं का, विचारों का, संस्कृति का या लोगों का आदान प्रदान करे। लोगों के आदान प्रदान से मतलब है बेटा, एक क्षेत्र से, मानिए भारत का कोई बच्चा कहाँ अमेरिका में काम कर रहा है ना, तो वह जहां अमेरिका में जहां जॉब करता है, यह होगा लोगों का आदान प्रदान। यह पूरी प्रक्रिया बेटा क्या कहलाएगी? पूरी प्रक्रिया कहलाएगी भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? चलिए आगे देते हैं कि भारतीय आयुर्वेद और योग का विश्व भर में प्रचलन। ऐसा जरूरी नहीं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, वहां की कंपनियां भारत में आएंगी तो भारत से कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल जाएंगे। देखिए, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में, एक विचारधारा दूसरी विचारधारा तक बिल्कुल जाएगी। उसी के अंतर्गत आता है भारतीय आयुर्वेद। आज भारतीय आयुर्वेद समूचे विश्व में एक बड़ा स्थान रखता है। और योग के बारे में तो आप सभी को पता है कि समूची दुनिया में योग को बहुत श्रेष्ठतम दर्जा प्राप्त हो चुका है। और ये सारी चीजें बेटा किसके अधीनस्थ आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं ग्लोबलाइजेशन, अर्थात भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के अंतर्गत। आशा करता हूं कि आपको ना वैश्वीकरण की या भूमंडलीकरण की डेफिनेशन समझ आई होगी, है ना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दिया गया है कि भूमंडलीकरण के चरण क्या है, फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हम यहां पढ़ेंगे ना इनके चरण में, भूमंडलीकरण, इसके चरण में जिन बिंदुओं को हम पढ़ेंगे उनमें होगा प्राचीन समय और मध्यकालीन समय। ठीक है ना बेटा? मध्यकालीन, ये चरण रहे, और आधुनिक या वर्तमान। इन इन समय या इन बिंदुओं पर हमें करनी होगी विशेष चर्चा। समझिए क्या कहा गया है कि भूमंडलीकरण के चरण, नीचे लिखा है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। और वे 3 मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं वे 3 मुख्य चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात की गई है बेटा प्राचीन काल। कब की बात की गई है? प्राचीन काल की। यहाँ एक और विशेष चीज आपको बताई गई है कि प्राचीन काल का समय कब से कब तक है। देखिए, प्राचीन काल को मूलतः अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो वह समय कुछ अलग होगा, समझ रहे ना आप? पर यहाँ ना हम भूमंडलीकरण की दृष्टि से देख रहे हैं तो वह समय अलग होगा। क्या है समय? 3000 ईसा पूर्व से लेकर 15वीं सदी तक। अब यहाँ सबसे पहली हेडिंग में दिया गया है सिल्क रोड। ठीक है, वैसे तो और भी उदाहरण हम जोड़ सकते हैं, पर उन उदाहरणों को हम व्यापारिक दृष्टि से देख रहे हैं। हम यहाँ केवल उन उन उदाहरणों पर बात करेंगे जो मुख्यतः 10th की एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लियर है?
तो हम उन्हीं पर बात करेंगे। जैसे यहाँ लिख कर दिया सिल्क रोड, यह ना भूमंडलीकरण का पहला उदाहरण है। अब क्या है सिल्क रोड? तो देखिए, चीन से यूरोप तक का जो व्यापारिक मार्ग था, यह चीन से यूरोप तक का व्यापारिक मार्ग क्यों था? हम समझेंगे कि चीन से रेशम उत्पादन किया जा रहा, रेशम उत्पादन किया जा रहा था। किस ओर किया जा रहा था? यूरोप में की, ठीक है। जिसके बदले में यूरोप से स्वर्ण या चांदी कहाँ जा रही थी? स्वर्ण या चांदी चाइना जा रही, चीन जा रही। और यही स्वर्ण या चांदी चीन के साथ साथ कहाँ आई? भारत आई, है ना। कहाँ आई? भारत आई। जिसके बाद हम कह देते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है। वह यही एक इंसिडेंट है जिसके बाद भारत क्या बना बेटा? सोने की चिड़िया बना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किस पर? वैश्वीकरण पर। तो हम वैश्वीकरण को ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। इन टॉपिक्स को जब हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो हम आगे करते चलेंगे, ठीक है ना। आगे लिखा है कि रेशम, मसाले, सोना चांदी आदि चीजों का आदान प्रदान होता था। देखिए समझिए, प्राचीन काल में भी वैश्वीकरण था, भूमंडलीकरण था। कैसे था? कि मैं यहाँ रह रहा हूं और आप यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ से आपने कोई वस्तु मुझे यहाँ बेची और यहाँ से कोई वस्तु आप यहाँ खरीद कर ले गए, तो यह पूरी प्रक्रिया बेटा किसके अंतर्गत आएगी? भूमंडलीकरण के अंतर्गत आएगी। क्लियर है? यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाएगी। क्लियर है? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बौद्ध धर्म, इस्लाम और ज्ञान विज्ञान का प्रसार। अब भूमंडलीकरण में दूसरा बिंदु जुड़ गया है, क्या? कि विचारों का आदान प्रदान। दूसरा बिंदु क्या जुड़ा है बेटा? इस बिंदु से हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ? विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? विचारों का आदान प्रदान हो रहा, ठीक है ना। अब बौद्ध धर्म जैसे है, चाइना, जापान, श्रीलंका, उन क्षेत्रों में गया तो कहाँ से गया? भारत की ओर से बढ़ते हुए गया। तो भारत के विचार इन देशों में पहुंचे। यहाँ से यात्री भारत आए तो वहां से विचार यहाँ आए, ठीक है ना। आगे लिखा है रोमन सिक्के। रोमन सिक्के कहाँ पाए गए? दक्षिण भारत में मिले हैं। अब दक्षिण भारत में अगर किसी दूसरे राज्य या देश के सिक्के प्राप्त होते हैं, जैसे कि रोमन सिक्के प्राप्त हुए, तो ये इस बात का उदाहरण है बेटा कि ना उस समय में भी दक्षिण भारत में रोमन साम्राज्य से व्यापार चल रहा था, ठीक है ना। आगे अरब व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी आए अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से। अब जैसे अफ्रीका से कौन आया? इब्न बतूता ही आया बेटा, है ना। कौन आया? इब्न बतूता आया। एशिया से कौन आया? अल बिरूनी आया, है ना। ये लोग सब आए यहाँ। अब जब ये यहाँ आएंगे तो यहाँ के विचारों को और वहां के विचारों को संयुक्त करेंगे, तो एक दूसरे के विचारों का क्या होगा बेटा? आदान प्रदान होगा। क्या होगा? आदान प्रदान होगा एक दूसरे के विचारों का। और इस शुरुआत में ही हमने पढ़ा है, वस्तुओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, पूंजी का आदान प्रदान, ठीक है। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? पूरी प्रक्रिया कहलाएगी भूमंडलीकरण। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बेटा मध्यकाल। देखिए, प्राचीन काल हमने पढ़ लिया। प्राचीन काल में सबसे पहले बात की गई कहाँ की? सिल्क रोड की। फिर बात की गई बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म की। फिर बात की गई अफ्रीकन, अरबी, एशियन, है ना, इन लोगों से, यहाँ से आए हुए यात्रियों की, ठीक है। और अब बात करेंगे हम बेटा मध्यकाल की। मध्यकाल में क्या है? 15वीं से 18वीं सदी तक उपनिवेशवाद का उदय हुआ, है ना। किसका उदय हुआ बेटा? उपनिवेशवाद का उदय हुआ, ठीक है। किसका उदय हुआ बेटा? उपनिवेशवाद का। अब उपनिवेशवाद का उदय अर्थात ब्रिटेन साम्राज्य, है ना, ब्रिटेन साम्राज्य, इसका उदय,
है ना। तो यहाँ लिखा है कि यूरोपीय खोजें, यूरोपीय लोगों ने कुछ खोजें की। खोजें जैसे कि पहला पॉइंट बेटा कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत में पहुंचा। भारत में किस जगह पहुंचा बेटा? कालीकट पहुंचा, है ना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इससे पहले भारत ही नहीं था। यह इसका पूर्णतः मतलब यह है कि ना यूरोप वासियों को जल मार्ग द्वारा भारत कब प्राप्त हुआ बेटा? 1498 में प्राप्त हुआ। किसने खोजा? वास्को डी गामा ने खोजा। बिल्कुल ऐसे ही बेटा अमेरिका को कब किसने खोजा? कोलंबस ने। और कब खोजा बेटा? 1492 में। ये दो बड़ी खोजें मानी जाती हैं। किसकी बड़ी खोजें मानी जाती है बेटा? ब्रिटेन की। ठीक है ना। आगे लिखा है गुलाम व्यापार, स्लेव ट्रेड। ये ना बहुत बड़ा व्यापार था। जब ब्रिटिश साम्राज्य समूचे दुनिया पर राज्य कर रहा था, पूरी दुनिया के लगभग 2/3 भाग में अपना औपनिवेश स्थापित किए हुए था, उस समय ये ना क्या था? गुलाम व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर था। स्लेव ट्रेड अपने चरमोत्कर्ष पर थी। पढ़िए आप यहाँ, अफ्रीका से अमेरिका में 15 मिलियन से अधिक गुलाम भेजे गए। आज हम लोग पढ़ते हैं अमेरिका में, क्या पढ़ते हैं बेटा? अमेरिका में आज के समय में हम पढ़ते हैं श्वेत और अश्वेतों का झगड़ा, पढ़ते हैं ना। तो इन श्वेत और अश्वेतों का झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ बेटा? अब ये देखिए आप, कितने लगभग 15 मिलियन गुलाम अफ्रीका से कहाँ गए? अमेरिका गए। अब जब वहां वे लोग क्या कर रहे थे? वहां वे लोग गुलाम का जीवन जी रहे थे। परंतु जब दास प्रथा का दास प्रथा का या दास प्रथा को बंद किया गया, कहाँ बंद किया गया बेटा? अमेरिका में बंद किया गया। जब दास प्रथा को हटा दिया गया तो वहां रहने वाले गुलाम तो ना मूलतः वहीं के निवासी हो गए। और यही कारण है कि अमेरिका में ये श्वेत और अश्वेतों का झगड़ा कई दशकों तक चलता रहा, आज भी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है किसके लिए? अमेरिका की, जिसकी जड़ें कहाँ से शुरू है बेटा? जिसकी जड़ें शुरू है ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशवाद से। आगे लिखा है कि यूरोप से अफ्रीका में क्या जाता था बेटा? हथियार और कपड़े जाते। यूरोप अफ्रीका में क्या सप्लाई करता था, क्या बेचता था बेटा? अफ्रीका में हथियार और कपड़े भेजता था। ठीक है ना। साथ ही साथ अमेरिका में गुलाम भेजता था। और चीन में यूरोप में यहां से क्या मिलता था? कहां से? अमेरिका से। अमेरिका से चीनी, कपास, तंबाकू, ये चीजें कहाँ प्राप्त होती थी? यूरोप में प्राप्त होती थी। पॉइंट समझिए आप कि यूरोप अफ्रीका में भेज रहा है हथियार और कपड़े, और अमेरिका में भेज रहा है अफ्रीका से लाए हुए गुलामों को। ये एक ना त्रिकोणीय संबंध बना दिए उसने। कैसे? एक त्रिकोणीय संबंध बना दिए। कैसे त्रिकोणीय? यहाँ अफ्रीका है बेटा, यहाँ अमेरिका है, और यहाँ क्या है? यूरोप है। अब यहाँ से यहाँ कुछ जाएगा, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ आएगा। ये त्रिकोणीय संपर्क जो है ये किसे प्रकट कर रहा है बेटा? यह प्रकट कर रहा है भूमंडलीकरण को। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है बेटा उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म क्या है? तो समझिए आप, उपनिवेशवाद क्या है बेटा? उपनिवेशवाद को समझना आवश्यक है कि यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका पर कब्जा की। कच्चा माल यूरोप भेजा जाता था और तैयार माल वापस बेचा जाता था। सबसे पहले आप समझिए, आज बहुत सारे देशों की कंपनियां भारत में निवेश करती। वो है क्या है? निवेश है। पर ना कोई भी देश किसी दूसरे देश पर जबरन अपना आधिपत्य रखे। जबरन अपना क्या रखे बेटा? आधिपत्य रखे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया बेटा कहलाती है आपकी उपनिवेशवाद। क्या कहलाती है बच्चा? उपनिवेशवाद कहलाती है। समझे आप कि अगर ब्रिटेन है भारत को जबरन अपने अधीनस्थ रखता है,
तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वह प्रक्रिया कहलाएगी उपनिवेशवाद। क्लियर है? अब यहाँ क्या था कि कच्चा माल यूरोप भेजा जाता था। अधिकांशतः देश जिन्हें ना यूरोप वासियों ने अपना उपनिवेश क्षेत्र बना रखा था, वहां से वे कच्चा माल प्राप्त करते थे और उस रॉ मटेरियल से वे वस्तुएं बनाते थे और वापस उसी जगह जहां से कच्चा माल प्राप्त किया, उन वस्तुओं को बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आगे बात की गई है बेटा आधुनिक काल की। आधुनिक काल मतलब 19वीं सदी से लेकर 19वीं सदी मतलब 1800। ठीक है ना? जब कभी बात हो सदी की, ये पॉइंट आप याद रखना। जब कभी बात हो सदी की, मानिए मैं कहूं कि मैं ना 15वीं सदी की बात कर रहा हूं, तो आपको 1500 नहीं लिखना, आपको लिखना है 1400। अब मैंने यहाँ बात की गई किसकी? देखिए 19वीं सदी की मतलब 1800। क्लियर है? चलिए, क्या कहा गया है कि आधुनिक काल 19वीं सदी से अब तक औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास। अब इस समय आई बेटा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तैयार की गई, लोगों ने इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को बढ़ाया, इसलिए इसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। साथ ही साथ आज हम जहाँ हैं, हम सभी को पता है कि यह युग किसका है बेटा? टेक्नोलॉजी बेस्ड युग है, तकनीक से जुड़ा हुआ युग है। क्लियर? तो औद्योगिक क्रांति हुई। कब हुई औद्योगिक क्रांति? 1750 से लेकर 1850 के मध्य। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो आंसर है बेटा 1750 से 1850। आगे लिखा है कि ब्रिटेन में मशीनों का विकास हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि जब औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिलेगा, तो अब आप समझिए, मैंने कोई उद्योग शुरू किया, मैंने कोई उद्योग शुरू किया, किसके अंतर्गत? औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत। तो उद्योग को और आगे बढ़ाने के लिए मुझे मशीनों की आवश्यकता होगी कि नहीं? बताइए। बिल्कुल होगी जी सर। बिना मशीनों के उद्योग को थोड़ी ना आगे बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना? अगर हमें उद्योग को बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी बेटा? मशीनों की आवश्यकता होगी। यही पॉइंट यहाँ है कि ब्रिटेन में किसका विकास हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि औद्योगिक क्रांति भी कहाँ आई बेटा? यूरोप में आई, ब्रिटेन में आई। इसीलिए मशीनों का विकास भी कहाँ होगा? ब्रिटेन में होगा। रेलवे, जहाज, टेलीग्राफ ने व्यापार को तेज किया। समझिए, मैं ना यहाँ से एक वस्तु लेकर चलता हूँ, किस पर? बैलगाड़ी, है ना? अब बैलगाड़ी पर अगर कोई वस्तु 100 किलोमीटर दूर जाएगी और उस वस्तु के खराब होने का प्रतिशत अगर ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि वह वस्तु कैसी हो जाएगी? खराब ही हो जाएगी। हम यहाँ केवल उस वस्तु को या उस माल को बेच सकते हैं जो सूखा हो, जो खराब नहीं होता हो। पर जैसे ही हमने ना किसे बढ़ा लिया बेटा? जैसे ही हमने ना परिवहन क्षेत्र को बढ़ा लिया, वैसे ही क्या हुआ? तो देखिए, जैसे ही ना बेटा परिवहन में हमने क्रांति लाई, वैसे ही अपने आप क्रांति कहाँ पहुंच गई? औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? कि अब ना सामान को, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना बेहद ही सुगम हो चुका था, है ना? टेलीग्राफ के द्वारा हम विचारों को, संदेशों को भेज रहे थे। ये टेलीग्राफ जिसे हम बोलते हैं तार, है ना? ये एक युक्ति थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत शीघ्र भेजा जा सकता था उस समय के हिसाब से। क्लियर है? और रेलवे, जहाज, ये तो आप समझ ही पाएंगे। आगे लिखा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस समय वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण विश्व का सर्वाधिक विकास हुआ, तो बस वह टर्म यहाँ आकर पूर्ण होती है। जैसे ही दुनिया को क्या समझ आई बेटा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ आई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
जैसे ही समझ आई वैसे ही दुनिया खुद ब खुद किस ओर बढ़ गई? अपने आप ही ना बेटा, समूची दुनिया भूमंडलीकरण की ओर आगे बढ़ गई, है ना? ग्लोबलाइजेशन की ओर आगे बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ना समूचे क्षेत्र में किसका विकास करना होता है? बाजारिक अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है। अब बाजारिक अर्थव्यवस्था को यदि हमें बहुत बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें बहुत क्षेत्र भी चाहिए और बहुत क्षेत्र के लिए हमें क्या करना होगा? मानिए आप यहाँ किसी प्रकार की उद्योग को कर रहे हैं, है ना? अब आपको अपने मार्केट को बहुत बढ़ाना है, तो आप इसे कहाँ तक? यहाँ छोटे-छोटे इन क्षेत्रों तक लेकर जाएँगे। ये सभी क्षेत्र यहाँ से क्या होगा बेटा? सभी क्षेत्र यहाँ से जुड़ जाएँगे और यही जुड़ाव ए, बी, सी, डी, ई इन ए, बी, सी, डी, ई का जुड़ाव ही बेटा क्या कहलाएगा? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाएगा। क्लियर है बेटा? तो समझ आया होगा आपको कि जैसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ी, वैसे ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का विकास भी बढ़ता गया। चलिए आगे लिखा है बेटा, बैंकों, शेयर बाजारों का उदय हुआ, है ना? अब इन बैंकों और शेयर बाजारों का उदय कैसे हुआ, इस पर भी चर्चा कर ली जाए। तो चलिए, अब ये ना बैंकें, शेयर बाजार, इनके द्वारा भी भूमंडलीकरण का बढ़ाव आगे गया। कैसे गया समझिए। बैंकें ना बेटा एक राज्य, राज्य अर्थात देश, है ना, को दूसरे देश तक जोड़ती हैं। कैसे? मानिए आपने ना इस क्षेत्र की बैंक में आपकी कुछ निवेश है और आपको यहाँ आवश्यक है। कहाँ? एक दूसरे देश में। कहाँ आवश्यक है बेटा? एक दूसरे देश में। तो इसी बैंक की एक और संस्था यहाँ है जो आपके सारे के सारे वित्तीय कार्यों को कहाँ देखेगी? एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखेगी और आपको जोड़कर रखेगी। ठीक है ना? यह भी एक तरीका था। दूसरा तरीका आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप अमेरिका गए नौकरी कर। आप कहाँ गए बेटा? अमेरिका गए नौकरी कर। अब आपको अमेरिका से जो सैलरी प्राप्त होगी ना, जो सैलरी प्राप्त होगी, वह आप आकर भारत की बैंकों में जमा करेंगे और वहां से आप भारतीय मुद्रा को प्राप्त करेंगे। यह भी भूमंडलीकरण का ही एक प्रमुख बिंदु है। मानिए आप घूमने गए, है ना? आप गए, अमेरिका गए या चाइना गए, कहीं भी गए, तो अब आपको वहां घूमने के लिए जिस करेंसी की आवश्यकता होगी, वो वहां की अमेरिका की करेंसी होगी, डॉलर होगा। तो अब डॉलर तो आप यहाँ से लेकर नहीं गए, तो आप क्या करेंगे कि भारतीय करेंसी को आप वहां की बैंक में जमा कराएंगे और वहां से आप प्राप्त करेंगे अमेरिका की करेंसी और फिर आप आसानी से अमेरिका घूम सकते हैं। तो यह भी भूमंडलीकरण का ही एक बिंदु है। आगे लिखा है बेटा कि प्रथम विश्व युद्ध और महामंदी। चलिए इसे और समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और महामंदी से वैश्वीकरण प्रभावित हुआ। क्या हुआ? चलिए तो देखते हैं बेटा। लिख कर दिया है कि युद्ध ने व्यापार को प्रभावित किया। जी बिल्कुल किया। प्रथम विश्व युद्ध में समूचा यूरोप किसकी चपेट में था बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चपेट में। कौन था बेटा? समूचा यूरोप। और आप पढ़ेंगे कि ये वो समय है जब सर्वाधिक विकसित, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कहाँ थी? यूरोप में थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार भी सबसे ज्यादा कहाँ से हो रहा होगा? यूरोप से। और जब यूरोप ही युद्ध में फंसा है तो उनका व्यापार तो प्रभावित होना ही है। क्लियर? तो इसी कारण क्या हुआ? व्यापार भी प्रभावित हुआ। आगे लिखा है बेटा कि अमेरिका में शेयर बाजार क्रैश, जिससे विश्व में बेरोजगारी बढ़ी। अब अमेरिका में शेयर बाजार क्रैश हुए, शेयर बाजार क्रैश हुए तो पूरी दुनिया में अमेरिका सदैव से व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है। जैसे ही अमेरिका में शेयर बाजार क्रैश हुए तो समूची दुनिया में व्यापारिक गतिविधियां ठंडी पड़ गई।
जिस कारण पूरे विश्व में क्या विद्यमान हो गई बेटा, बेरोजगारी विद्यमान हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बेटा दूसरा विश्व युद्ध, मतलब अब बात की जा रही है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भूमंडलीकरण कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा, है ना। सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध का समय 1939 से 1945। आगे लिखा है ब्रेटन वुड सम्मेलन। यह वही सम्मेलन है जिसे हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की रफ्तार को बहुत तेजी पर देने की हाँ, चलिए शुरू करते हैं बेटा। वैश्वीकरण की धीमे चल रही ट्रेन को एकदम रफ्तार किसने दी बेटा, ब्रेटन वुड सम्मेलन। इस सम्मेलन के बाद क्या हुआ, आईएमएफ की स्थापना हुई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना बेटा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आईएमएफ। और दूसरा बेटा वर्ल्ड बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, जिसे हम बोलते हैं बेटा विश्व बैंक, ठीक है ना। इन दोनों ही संस्थाओं का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है कि गरीब या कमजोर देशों को वित्तीय सहायता पहुंचाना, जिस कारण उन्हें अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने में आसानी हो। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये सम्मेलन वही सम्मेलन था जिसने वैश्वीकरण की धीमी चल रही गाड़ी को रफ्तार दे दी। गाड़ी अब बहुत तेजी से चलेगी, है ना। आगे लिखा है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड 1948। इसे ना आप याद कर लेना, मोस्ट पॉइंट है ये, बहुत पूछा जाता है कि ना विश्व व्यापार में टैरिफ और ट्रेड के लिए नियमावली जो बनाई गई गेट के द्वारा, वह कब बनाई गई, 1948 में। ये समूची दुनिया के लिए बनाई गई कि अब दुनिया में को व्यापार करना है तो वह किसके अंतर्गत करेंगे, व्यापार गेट के अंतर्गत करेंगे, GATT। मतलब हम याद करने के लिए समझ सकते हैं बेटा कि अब विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए गेट खोल दिए गए। कब खोले गए गेट बेटा, 1948 में खोले गए गेट, ठीक है ना। इससे आपको याद हो जाएगा कि गेट कब खोले गए, विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए, वैश्वीकरण को बढ़ाने के लिए दरवाजे खोल दिए गए, गेट खोल दिए गए। कब खोले गए बेटा, 1948 में खोले गए, विश्व व्यापार को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ यहाँ इसे और पढ़ना होगा, यह एक अपडेट वर्जन है, WTO, WTO ना बेटा गेट का ही अपडेट वर्जन है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसी का अपडेट वर्जन है। क्या है अपडेट वर्जन बेटा, WTO। अब WTO में आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई बेटा, 1995। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है तकनीकी क्रांति, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन कब आया बेटा, 1990 के बाद आया टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, है ना। तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई बेटा 1990 के बाद। अब हम देखेंगे इंटरनेट, ठीक है ना। क्या देखेंगे बेटा, इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इन सभी चीजों को देखेंगे। ये वो समय है जब वैश्वीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। जैसे आज का समय है ना, आपने यहाँ से वीडियो कॉल किया और कोई व्यक्ति ना अलास्का द्वीप समूह पर बैठा था और आपने वहां वीडियो कॉल से बातचीत कर ली, एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर लिया, है ना। आप विश्व में चाहे जहां भ्रमण कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, कहाँ से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, है ना, ऐसी जगह से। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी बेटा, ये सारे ही चरण तकनीकी क्रांति को, तकनीकी क्रांति की ओर ना इशारा कर रहे हैं, कि ये तकनीकी क्रांति की ओर आपको इशारा करके समझा रहे हैं कि अब तकनीकी क्रांति शुरू होगी। साथ ही साथ ना MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनका उदय होगा। अब क्यों उदय होगा समझिए,
जैसे ही इंटरनेट शुरू हुआ, समूची दुनिया इंटरनेट से जुड़ गई। जैसे ही मोबाइल फोन शुरू हुआ, समूची दुनिया मोबाइल फोन से जुड़ गई। अब लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में, लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने में ज्यादा समस्याएं खड़ी नहीं हो रही थी। और यही वो समय रहेगा जब मल्टीनेशनल कंपनीज, कैसी बेटा, मल्टीनेशनल कंपनीज निवेश करेंगी। कहाँ निवेश करेंगी? भारत जैसे देशों में। ठीक है ना। कोका लोका लिख गया बेटा, यहाँ लिखना है कोका कोला, है ना। कोका कोला, ये एक कंपनी है सॉफ्ट ड्रिंक की। आपने देखा होगा स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, सबके ऊपर ही ना कोका कोला का सिंबल लगा रहता है ढक्कन पर। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है बेटा? कोका कोला। नोकिया, नोकिया तो सभी को पता होगा, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने जो फोन देखे हैं ना बचपन में, आप लोगों ने तो देखे भी नहीं अच्छी तरह से। हम जैसे लोगों ने, हम लोगों की जनरेशन ने जो पहले फोन देखे ना बेटा, वो कौन से देखे? नोकिया के कीपैड फोन देखे, है ना। अमेजन, अमेजन जैसे ब्रांड, अमेजन तो सभी ने देखा है। ये ना ऑनलाइन शॉपिंग का वर्तमान में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है ना। ये भी तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। समझिए आप, अमेजन कहाँ से है? अमेजन अमेरिका से, जबकि काम कहाँ कर रही है? भारत जैसे सभी देशों में काम कर रही है। तो इसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनएससी, वे कंपनीज होती हैं बेटा जो ना 4 से ज्यादा देशों में अपने आप को स्थापित किए हुए हो। क्लियर है? चलिए, विश्व भर में फैल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है बेटा, भूमंडलीकरण के कारण, यूजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या क्या हुआ है, उन पर बात कर ली जाए। तकनीकी विकास हुआ है ना। क्या हुआ है? तकनीकी विकास हुआ है ना। बिल्कुल हुआ है। टेक्नोलॉजिकल विकास बहुत हुआ है। आपने सुन रखा होगा टेक्नोलॉजिया थी ना, तो वो कहाँ हुआ है? यही तो हुआ है। आज ना हमें सारी वस्तुएं हमारे घर पर ही प्राप्त हो जाती हैं, होती है ना। हमें ना कुछ भी वस्तु मंगानी है, हम ऑनलाइन शॉपिंग की ओर जाते हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग बेटा क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही तो है ना। पॉइंट नंबर 2 में बेटा, रेलवे, जहाज, हवाई जहाज, इंटरनेट ने संचार को कैसा कर दिया? तेज कर दिया। सोचिए आप कि हवाई जहाज के इनोवेशन से पहले राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज नहीं बनाया, अब एक आदमी, जैसे कि मैंने ना महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, तो वहां मैंने पढ़ा कि जब महात्मा गांधी पहली बार लंदन गए बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए, तो उन्हें भारत से लंदन तक जाने में ऑलमोस्ट 45 दिनों का समय लगा। सोचिए, अब 45 दिनों में तो आप पूरी दुनिया घूम के लौट आएंगे, है ना। ये सारी चीजें कैसे संभव हो पाई हैं? क्योंकि अब हमने ना संचार के साधनों को बहुत तेज कर दिया है। आर्थिक वैश्वीकरण या आर्थिक उदारीकरण, इसे समझना होगा कि आर्थिक उदारीकरण क्या। तो शुरुआती चरण में हम पढ़ते हैं कि अधिकांश देशों में व्यापार विनिमय के वे साधन नहीं थे। मतलब वहां केवल वहीं की कंपनियां व्यापार करें। जैसे आप मान के चलिए कि ये अपना देश है ना, और ये अपना पड़ोसी देश है। अब अपने यहाँ व्यापार करें, हाँ, और पड़ोसी यहाँ व्यापार के लिए अपने उद्योग केंद्र खोल के रखे। पर ना तो हम पड़ोसी को यहाँ आने दें और ना ही हम पड़ोसी के यहाँ जाएं। तो ये उदारीकरण की नीति बिल्कुल नहीं है। उदारीकरण की नीति में क्या होगा बेटा? इन्हें भी छूट होगी यहाँ व्यापार करने की, और हमें भी छूट होगी इनके यहाँ व्यापार करने की। क्लियर है? तो इससे आप क्या समझ पाए? ये पॉइंट है किसका? इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन, अर्थात आर्थिक उदारीकरण का। अगले पॉइंट में बेटा 1991 में, इसे समझना होगा। क्या लिखा है कि 1991 में भारत ने एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया। अब भारत ने इस नीति को क्यों अपनाया? तो सुनिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति स्वीकार की। नई आर्थिक नीति
आर्थिक नीति को कब स्वीकारा बेटा? 1991 में स्वीकारा। कब? 1991 में, है ना? 1991 में स्वीकारने के पीछे का कारण था बेटा सोवियत संघ का विघटन। क्या कारण था बच्चा? सोवियत संघ का विघटन। क्योंकि इससे पहले भारत ना मूलतः सोवियत संघ की विचारधारा और अपनी विचारधारा के मिश्रित स्वरूप में जी रहा था। पर जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है 1991 में, वैसे ही अब भारत को आवश्यकता थी एक ऐसी विचारधारा को स्वीकारने की, एक ऐसी आर्थिक नीति को स्वीकारने की जिससे देश तेजी से तरक्की करता। और यही वो समय था जब भारत ने स्वीकारा एलपीजी को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को। ठीक है ना? मतलब स्वतंत्रता की नीति को और निजीकरण की नीति को और भूमंडलीकरण की नीति को। मतलब अब भारत अपनी नीतियां स्वतंत्रता बनाने के लिए निजी स्वामित्व की ओर बढ़ेगा। अब जो स्वामित्व रहेगा ना उद्योगों का, वह कैसा रहेगा बेटा? निजी रहेगा। साथ ही साथ भूमंडलीकरण, अर्थात बाहरी एमएनसीज कंपनियों को भारत में निवेश का अधिकार रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगले पॉइंट में क्या कहा गया बेटा? अगले पॉइंट को देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कैसी कंपनियां बेटा? इन कंपनियों का भी जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। नोकिया, टोयोटा, अमेजन जैसी ब्रांड कहाँ आई बेटा? विश्व भर में उत्पादन करने लगे। ये सारी चीजें कैसे संभव हो पाई? ये सभी चीजें बेटा संभव हो पाई भूमंडलीकरण के कारण। केवल भूमंडलीकरण के ही कारण बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसीज कंपनी बन पाई। वैश्वीकरण के कारण ही ये कंपनियां समूचे विश्व में अपने आप को स्थापित कर पाई। ठीक है? अगला पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना का चरण जो शुरू हुआ वह भी किसके कारण हुआ बेटा? वैश्वीकरण के कारण हुआ। व्यापारिक बाधाओं को कम किया गया। मतलब एक देश को अगर दूसरे देश से व्यापार करना है तो उनके बीच में जो रोड़े थे, जो अड़चने थी, उन्हें खत्म किया गया। व्यापार को सुगमता दी गई। पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह किया गया। एक क्षेत्र, मैंने अभी बताया ना, यदि आप अमेरिका घूमने जाएं तो आप वहां जाकर इंडियन करेंसी को आसानी से बदल सकते हैं। यही है पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। विदेशी निवेश में वृद्धि की गई। बिल्कुल जी। अभी भी आपने तत्कालिक ही सुन रखा होगा कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां भारत में निवेश करने आ रही हैं। निवेश मतलब वे अपनी कंपनियों की ब्रांचेज या मुख्यालय कहाँ स्थापित करने वाले हैं? भारत में स्थापित करने वाले। भारत में वे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे और भारत से ही बेचेंगे, जिसका लाभ दोनों ही देशों को होने वाला है। चलिए आगे बढ़। आगे बात की गई है बेटा भूमंडलीकरण के प्रभाव। अब प्रभाव दो तरह के होते हैं। देखिए कोई भी घटना घटित हुई हो उसके प्रभाव दो तरह के होते हैं। एक होता है सकारात्मक प्रभाव और एक होता है बेटा नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सकारात्मक प्रभाव की। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव में क्या है? आर्थिक विकास हो। जी बिल्कुल हुआ है। भूमंडलीकरण के कारण आर्थिक विकास बहुत तेजी से बढ़ा है। साथ ही साथ विश्व जीडीपी में भी वृद्धि आई है। अब विश्व जीडीपी में तो वृद्धि आएगी, यदि व्यक्ति के पास पैसा होगा तो व्यक्ति खर्च करेगा, और यदि व्यक्ति खर्च करेगा, बहुत खर्च करेगा, तो वह टैक्स चुकाएगा सरकार को, और इस तरह से सरकार के खजाने में पैसा पहुंचेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जीडीपी में बढ़ोतरी हो ही जाएगी। नए रोजगारों के अवसर बने। बिल्कुल सही बात है। समझिए कोई एक एमएनसी कंपनी है, मानिए आप सपोज करिए कि नेस्ले। अब नेस्ले ना एक ब्रांच लेकर आती है कहाँ? उत्तर प्रदेश। ऐसा तो है नहीं कि नेस्ले नेस्ले ना अपने साथ एम्प्लॉइज लेकर ही घूमेगी। 1 लाख एम्प्लॉइज और कंपनी साथ लेकर चलेंगे भारत? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ के एम्प्लॉइजों को क्या मिलेगा बेटा? यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। यहाँ की आम जनता। ठीक है ना? तो भूमंडलीकरण से एक और बिंदु खुलता है
और वह क्या है कि नए नए रोजगारों के अवसर उपलब्ध होते हैं। चलिए आगे तकनीकी प्रगति अभी पड़ा है, मोबाइल, इंटरनेट, एआई, इन सभी चीजों का विकास किसके कारण संभव हो पाया है? केवल वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाया है। ऐसा तो है नहीं ना कि मतलब एक जगह के ही लोगों के द्वारा एक खोज संपन्न कर दी जाए, है? आज समूची दुनिया, पूरी दुनिया ही ना एक बड़ा-सा घर है और एक दूसरे से जुड़े हुए, और इसी जुड़ाव के कारण कि हम तकनीकी विकास बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान, जी बिल्कुल, सांस्कृतिक आदान-प्रदान रहता ही है। आज से 50 साल पहले अगर हम बात करें, तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में रहने वाले लोगों का कल्चर ऐसा ही था जैसा हमारा है? जी बिल्कुल नहीं। तो हम में और उनमें जो डिफरेंस आया है, वह डिफरेंस कहाँ से बना है बेटा? वह पूरे का पूरा अंतर बना है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के कारण। आज ना वस्तुओं के साथ-साथ विचारों का भी आदान-प्रदान हो चुका है। आज हम अधिकांशतः वेस्टर्न विचारों से प्रभावित हैं और उन्हीं विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के कुछ विचार, कहाँ के? हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ के कुछ विचारों ने आज विश्व मंच पर अपने आप को स्थापित किया है, जिनमें प्रमुख है योग और आयुर्वेद। आगे लिखा है कि उपभोक्ताओं को लाभ, जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा लाभ वैश्वीकरण का यदि किसी को होता है, तो वह होता है उपभोक्ताओं को। आपको वैश्वीकरण समझने के लिए ये एक टर्म समझनी है ना? आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे ना। तो देखिए, मानिए आप यहाँ रह रहे, है ना? आप इस स्थान पर रह रहे हैं और यहाँ पर एक दुकान, पहले क्या कितनी दुकान थी बेटा? एक दुकान। अब आपको जो वस्तु प्राप्त होगी, वह कैसी होगी? वह महंगी प्राप्त। क्यों महंगी प्राप्त होगी? कि दुकानदार को पता है कि मैं अकेला हूँ, वस्तुएं मैं अपने हिसाब से कीमत निर्धारित करके बेचूंगा। पर कुछ वर्षों बाद यहाँ ऐसी 5 दुकानें और होंगी। कितनी दुकानें हो गई बेटा? 5 दुकानें। अब दुकानदारों को यदि अपनी वस्तुएं बेचनी है, तो उन्हें अपनी वस्तुओं पर मूल्य को क्या करना होगा? कम करना होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने कम नहीं किया और दूसरी दुकान वाले ने कम कर दिया, तो उसकी वस्तु ज्यादा ज्यादा बिक जाएगी, आपकी नहीं बिकेगी। यही पॉइंट यहाँ जुड़ता है बेटा। कहाँ? उपभोक्ताओं को लाभ में। यहाँ सस्ती और बेहतर उत्पाद उपलब्ध होते हैं। अब आपको सस्ते और अच्छे दोनों तरह के उत्पाद प्राप्त हो पाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, जी बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य में तो ना अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है ऑनलाइन शिक्षा। पहले क्या था कि अगर दूरस्थ क्षेत्र में आप हैं और आपके यहाँ कोई अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, तो आप शिक्षा से वंचित रह जाते थे। परंतु वैश्वीकरण के कारण जब से शिक्षा को ना ऑनलाइन ले जाया गया है, तब से ना शिक्षा तक हर बच्चे की पहुंच है। आप बेहतरीन शिक्षा घर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। फिर वह चाहे तो बायजूस या अन अकेडमी या अपना एसएमसी विद्यावर्ष, है ना? यहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं बेटा? एक बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब ये एसएमसी विद्यावर्ष से आप घर बैठकर जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा बेटा भूमंडलीकरण के अंतर्गत, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत या वैश्वीकरण के अंतर्गत। टीकाकरण का विश्वव्यापी प्रसार, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी बेटा? वैश्वीकरण के अंतर्गत आएंगी। चलिए आगे देखते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो आर्थिक असमानता आई है, जी बिल्कुल आई, कि जो लोग पैसे वाले थे वह और पैसे वाले हो गए, और जो लोग गरीब थे, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? क्योंकि देखिए भूमंडलीकरण के कारण ना तकनीक का विकास हुआ है, और तकनीक के विकास के कारण जहाँ कोई कार्य था, जैसे 10 व्यक्ति मिलकर कर रहे थे, मानिए एक गड्ढा खोद, एक क्या खोदना है बेटा? गड्ढा खोदना, एक गड्ढा खोदना है।
तो पहले लगभग 50 व्यक्ति लगे बेचारे एक गहरा गड्ढा खोदने में। है 50 नहीं माना, चलो मैंने मान लिया 5 लगे या 10 लगे। कितने लगे बेटा? 10 व्यक्ति एक गड्ढा खोद रहे हैं। परंतु आज एक जेसीबी और 2 घंटे के अंदर आपका गड्ढा खुद चुका है। हुआ? तो इस तरह से क्या हुआ बेटा? मशीनों ने मानव श्रम की जगह ले ली है, जिस कारण क्या फैल गई है? बेरोजगारी फैल रही है। जी बिल्कुल, इसे हम नकारात्मक पक्ष में ही रखेंगे। सांस्कृतिक हानि हुई, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभुत्व हुआ है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि ना सांस्कृतिक हानि हुई है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सांस्कृतिक तौर पर अब हम लोग उतने मजबूत नहीं रहे, उतने मजबूत बिल्कुल नहीं है जितने पहले लोग थे। रीजन क्या है? रीजन यह है कि हम लोगों के पास जो विचारधारा है वह पूरी तरह कैसी है? वेस्टर्न कल्चर की विचारधारा है, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। तो इस तरह से ना संस्कृति का विनाश तो हुआ है, ठीक है। और स्पेशली उन क्षेत्रों में संस्कृति का विकास हुआ, विनाश हुआ है जो कैसे थे? छोटे क्षेत्र थे, जो ना क्षेत्रीय संस्कृति को बचा कर रखे हुए थे, उनकी संस्कृति का ह्रास हुआ है। अब पर्यावरणीय क्षति, जी बिल्कुल, वैश्वीकरण के कारण लोग लगे हुए हैं किसमें? विकास करने में। अंधाधुंध विकास के कारण क्या हुआ है? हमने ये देखा ही नहीं कि हम जो उस विकास की ओर अग्रसर हैं, तो उस विकास के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और यही कारण है कि जैसे-जैसे वैश्वीकरण की दौड़ में हम आगे बढ़ते गए, वैसे-वैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ऐसी समस्याएं हमारे सामने मुंह फाड़ कर खड़ी हुई हैं। आज समूची दुनिया के सामने 2 बहुत बड़ी परेशानियां हैं। नंबर 1 प्रदूषण और नंबर 2 में क्या है बेटा? जलवायु परिवर्तन, या हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन, है ना? ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। जिसे हम और समझना चाहें तो जलवायु परिवर्तन में एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो आज व्यक्ति की बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। जैसा कि आप सभी को पता है प्रदूषण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। आज समूची दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से पीड़ित है। आए दिन पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन, समिट्स किए जाते जा रहे हैं और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष ध्यान देकर वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। तो ये एक दुष्प्रभाव है किसका? वैश्वीकरण का। साथ ही साथ आतंकवाद और अपराध भी बढ़ा है, विश्वव्यापी नेटवर्क का दुरुपयोग हुआ है। जी बिल्कुल, अब ग्लोबलाइजेशन के कारण ना, वैश्वीकरण के कारण ना, जो आतंकवाद पहले एक क्षेत्र तक सीमित था, वह भी तो दूसरे क्षेत्र तक पहुंच चुका है। तो आज आतंकवाद की चपेट में समूची दुनिया है और इसका एक बड़ा कारण क्या है बेटा? वैश्वीकरण है। केवल वैश्वीकरण के कारण ही आतंकवाद और अपराध ने भी समूची दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है ना? विश्वव्यापी नेटवर्क का दुरुपयोग भी हो रहा है, किसके अंतर्गत? आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और भूमंडलीकरण। अब भारत में भूमंडलीकरण क्या है उसे समझते हैं। 1991 का आर्थिक सुधार, मैंने आपको बताया था कि भारत ने आर्थिक सुधार की नीति को कब स्वीकारा बेटा? 1991 में स्वीकारा। जब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना? इनके द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति को स्वीकारा गया, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे LPG, लिबरलेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? आगे लिखा है लाइसेंस राज्य खत्म हो गया। अब क्या है? किसी भी प्रकार के व्यापार को करने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सरकार से अनुमति केवल उन चीजों में ली जाएगी जिनमें अनुमति की आवश्यकता है। अदरवाइज आप अपने हिसाब से उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब सरकार ने उद्योग धंधे करने के लिए जो मार्ग था उसे सरल बना दिया, जिससे लोग अपने आप को कहाँ लेकर जाएं? इंडस्ट्री की ओर लेकर जाएं, उद्योग धंधों की ओर
लेकर जाए, ठीक है ना। विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। आगे लिखा है कि भारत में एमएनसीज का प्रवेश। अब 1991 में जब भारत ने ना अपनी आर्थिक नीति में सुधार किया, अपनी आर्थिक नीति में सुधार किया, तो उसके बाद भारत में एमएनसीज कंपनी अर्थात बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आई, जिनमें एक है कोका कोला, पेजो, नोकिया, अमेजन, ठीक है ना। साथ ही साथ भारत में आईटी सेक्टर का विकास हुआ। आईटी सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी बेस्ड, है ना, जहाँ कहा बेंगलुरु, हैदराबाद विश्व के आईटी हब बने। ये दोनों ही जगह क्या बने, आईटी हब बने। क्लियर है। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां, ये भारतीय कंपनियां अपने आप को कहाँ स्थापित कर पाई, ये सभी अपने आप को विश्व में स्थापित कर पाई। और स्थापित करने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण रहा ना बेटा, वह क्या रहा, वह रहा भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण, साथ ही साथ भारत के द्वारा अपनी आर्थिक नीति में बदलाव। इन्हीं बदलाव के कारण भारत की ये कंपनियां अपने आप को विश्व में स्थापित कर पाए, ठीक है। चुनौतियां क्या है, अब चुनौतियों पर बात की जाए बेटा, तो देखिए कृषि क्षेत्र में संकट, है ना। किसान अपने भारतीय किसान सर्वाधिक आत्महत्या करने वाले किसान हैं, और इसके पीछे का कारण है भारत का परिवर्तनशील मौसम, या भारत में किसानों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां, ठीक है। तो ये भारत के लिए एक चुनौती है कि इसे कैसे हल किया जाए। साथ ही साथ जैसे ही भूमंडलीकरण होगा, समझना, जैसे ही किसी देश में भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन होगा, तो उस देश के छोटे छोटे उद्योग समाप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, समझिए। यहाँ एक कोई कपड़ा कंपनी है अपने यहाँ, एक छोटी सी, है ना, यहाँ अब एक ना इंटरनेशनल कंपनियां, तो वह छोटी कंपनी उस इंटरनेशनल कंपनी के सामने नहीं टिक पाएगी, और फिर क्या होगा, वह समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो जितने भी छोटे उद्योग थे वे सब खत्म हो गए, वे सब धीमे 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 विनाश की ओर चले गए, नष्ट होते गए। क्योंकि क्योंकि अब ना 1991 के बाद भारत में भी वैश्वीकरण अपनी जगह बना चुका था, और तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं बेटा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। जैसे वास्को डी गामा का भारत आगमन, कोलंबस का अमेरिका पहुंचना, औद्योगिक क्रांति, और प्रथम विश्व युद्ध, और महामंदी, है ना। ये महामंदी, ये वो समय है जो कहाँ से शुरू हुआ बेटा, अमेरिका। कहाँ से शुरू हुआ, अमेरिका से शुरू हुआ, है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यही वे सम्मेलन है जिनके बाद किसकी स्थापना हुई, विश्व बैंक की, विश्व बैंक की, और आईएमएफ की, इनकी स्थापना हुई, है ना। साथ ही साथ गेट की स्थापना, जिसने व्यापार को तेजी दी। इसने क्या किया बेटा, व्यापार को तेजी दी। गेट के बाद ही तो व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ा, है ना। आगे है भारत में आर्थिक सुधार, एलपीजी कब स्वीकारा गया है, मनमोहन सिंह के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा। क्लियर है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई बेटा, 1995 में। अब हम बात करेंगे परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, 2-3 अंकीय। उन प्रश्नों को देखेंगे कि हमने जो बेसिक पढ़ी है उनसे वे प्रश्न बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। हम लोग पढ़कर आए हैं भूमंडलीकरण, क्या लिखा है यहाँ कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न भागों के बीच, कैसा बेटा, भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न भागों के बीच
कैसी? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जाता है और इसमें वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का और विचारों का वैश्विक स्तर पर आदान-प्रदान किया जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं, इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न भागों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारों को मजबूत बनाया जाता है। साथ ही साथ संबंधों को, वस्तुओं को, विचारों को, लोगों को वैश्विक स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक वितरित किया जाता है, आदान-प्रदान किया जाता है। क्लियर है? आगे लिखा है सिल्क रोड क्या? तो मैंने बताया कि यह एक व्यापारिक मार्ग था। कैसा मार्ग था बेटा? ये एक व्यापारिक मार्ग था। ठीक है? सिल्क रोड एक व्यापारिक, प्राचीन व्यापारिक मार्ग था जो चीन से होकर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप तक जाता था। इस मार्ग से रेशम, मसाले, सोना चांदी का व्यापार होता था। यह वो मार्ग था बेटा, हल मार्ग, है ना? हल मार्ग था बेटा। कैसा? स्थल मार्ग था। ठीक है? ये एक स्थल मार्ग था। इस मार्ग के समाप्त होने या हम कहें ना अंतरराष्ट्रीय इतिहास पर जब हम विशेष विचार मंथित करेंगे तो हम देखेंगे कि कुस्तुनतुनिया एक वो क्षेत्र था जिसे हम इस मार्ग का ना जंक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? इस मार्ग का जंक्शन था। कुस्तुनतुनिया से ही समूचे क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। ठीक है ना? जब इस जगह पर जब इस जगह पर एक राजा का कब्जा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? स्थल मार्ग बंद हो गया। जैसे ही स्थल मार्ग बंद हुआ, तो इसी मार्ग को पुनः खोजा गया। कैसे? अब स्थल मार्ग खोजना तो संभव नहीं था। इसी कारण यूरोप अपने आप को कहाँ लेकर गया? जल मार्ग पर लेकर गया। कहाँ लेकर गया? जल मार्ग पर। क्यों लेकर गया? क्योंकि बहुत लंबे समय पहले से यूरोप एशिया में चीन और भारत जैसे देशों से व्यापार कर रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणीय व्यापार क्या था? मैंने बताया था आपको, त्रिकोणीय व्यापार इसे समझना है। आप यहाँ ये ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ है अफ्रीका, यहाँ है यूरोप और यहाँ है बेटा अमेरिका। ठीक है ना? अफ्रीका से दास जाएंगे अमेरिका और अमेरिका से जाएगी वस्तुएं यूरोप और यूरोप से जाएंगे हथियार कहाँ? अफ्रीका। ये रहा आपका त्रिकोणीय व्यापार। यह गुलाम व्यापार की एक प्रणाली थी जिसमें यूरोप अफ्रीका में हथियार और कपड़े भेजता था, अफ्रीका अमेरिका में गुलाम और अमेरिका से यूरोप में चीनी, कपास और तंबाकू भेजी जाती थी। ठीक है? आप इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बेटा? 1991 के आर्थिक सुधारों पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत पर 1991 में भारत में जो आर्थिक सुधार किए गए, उन सुधारों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर बात करनी। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे कि 1991 के आर्थिक सुधारों का भारत पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ा और वे प्रभाव में क्या है? नंबर 1, लाइसेंस राज्य को खत्म किया गया। नंबर 2, विदेशी निवेश को बढ़ाया गया। नंबर 3, निजीकरण को बढ़ावा मिला और नंबर 4, आईटी और सेवा क्षेत्र। आप लोगों ने सुना होगा कि पुरातन काल में हम लोगों के बुजुर्गों के मन में एक कहावत थी, उस समय बहुत प्रचलन में थी। क्या कहावत थी बेटा? उत्तम खेती मध्यम मान, अधम चाकरी भीख निदान। क्या थी? उत्तम खेती थी। उत्तम खेती, मध्यम बान, बान मतलब व्यापार बेटा। क्या? व्यापार। अधम चाकरी, चाकरी मतलब नौकरी, जॉब। और भीख कैसी थी बेटा? निदान। ऐसी मान्यता थी। मतलब यह ये लोकोक्ति इस बात का एकदम स्पष्ट उदाहरण है कि प्रारंभिक समय में भारत में सेवा क्षेत्र का कोई भी मॉडल नहीं था। क्या नहीं था बेटा? सेवा क्षेत्र का कोई मॉडल नहीं था। समझ रहे हैं ना आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना
और व्यापारिक बाधाओं को क्या करना था बेटा, कम करना था। मतलब वैश्विक स्तर पर बेटा, कहाँ, वैश्विक स्तर पर विश्व व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। अब यदि एक देश का दूसरे देश से व्यापार में किसी भी प्रकार का अड़चन है, कोई भी एक अड़चन है, उस अड़चन को खत्म कौन करेगा बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस अड़चन को खत्म करेगी। क्लियर है? आगे देखते, आगे है बेटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 और 6 अंक के। यहाँ ये 5 और 6 हम काट देंगे और प्रश्न हमें बेटा कितने अंक के, 4 अंक। क्लियर है? केवल 4 अंक। प्रश्न है भूमंडलीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सकारात्मक प्रभाव की। सकारात्मक प्रभाव में क्या है कि आर्थिक विकास, आर्थिक विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और जब आर्थिक विकास आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि विश्व में जीडीपी की भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट में बेटा रोजगार के नए अवसर खोज लिए गए। मैंने पॉइंट ये समझाया है कि जब जब आर्थिक विकास तेज होगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेंगे, तकनीक बढ़ेगी, है ना। सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रसार हुआ और विश्व की संस्कृति का अन्य देशों में, जैसे अमेरिकन कल्चर, है ना, ब्रिटेन का कल्चर, ये अन्य जगह पर गए। अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। नकारात्मक प्रभाव क्या है, उन पर बात करें। नंबर 1 है आर्थिक असमानता। पहला पॉइंट है बेटा कि समूचे विश्व में आर्थिक असमानता विद्यमान हो गई। क्या विद्यमान हुआ बेटा, आर्थिक असमानता विद्यमान हो गई, है ना। दूसरा पॉइंट है बेरोजगारी, मशीनों ने मानवीय श्रम की जगह ली। अभी समझा है कि जब वैश्वीकरण बहुत आगे बढ़ जाएगा ना तो क्या होगा, मशीनें मानव की जगह कार्य करेंगी। और यदि ऐसा होगा तो मानव कैसा हो जाएगा बेटा, बेरोजगार हो जाएगा। कैसा होगा, बेरोजगार। सांस्कृतिक हानि, छोटे छोटे जो देश थे वहां भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक हानि हुई है। और अब वहां मूलतः किस संस्कृति का प्रभाव है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है। अंतिम पॉइंट में है बेटा पर्यावरणीय क्षति। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक प्रभाव कहीं पड़ा है तो वह पड़ा है बेटा कहाँ, पर्यावरणीय क्षति पर। आज ना समूची दुनिया इस परेशानी से जूझ रही है और ना कोशिश कर रही है कि इस समस्या से किस प्रकार बाहर निकला जाए। अगला क्वेश्चन है बेटा 19वीं सदी में भूमंडलीकरण के विकास में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण थे। तो देखिए 19वीं सदी मतलब 1800, है ना। अब 1800 में भूमंडलीकरण के विकास में किनने अपना विशेष योगदान निभाया। तो पहला पॉइंट है बेटा औद्योगिक क्रांति ने। औद्योगिक क्रांति और मशीनों का विकास कहाँ हुआ, ये ब्रिटेन से शुरू हुआ। कब हुई औद्योगिक क्रांति, 1750 से लेकर बेटा 1850, 100 सालों तक औद्योगिक क्रांति चली, मशीनों का विकास चला। ये पहला पॉइंट है। किसका पहला पॉइंट है बेटा, ये पहला पॉइंट है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। आगे परिवहन के साधन, सीधी सी बात है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण में जो पहला बिंदु होगा वो क्या रहेगा, परिवहन। यदि परिवहन तेज, मानिए आप इस राज्य से ना कच्चा मांस, है ना, इस देश से कच्चा मांस दूसरे देश तक लेकर जाना था और रास्ते में यदि हमें 2 माह का समय लगा तो वह पूरा मांस क्या हो जाएगा बेटा, खराब, सड़ जाएगा, है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम कच्चे माल को नहीं भेज सकते। कब तक, जब तक कि हम परिवहन के साधनों में क्रांति ना लाए, है ना। तो जैसे ही हम रेलवे और जहाज की ओर बढ़ेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, क्रांति लेकर आएंगे। फिर ना हम भूमंडलीकरण के द्वारा और आगे बढ़ते जाएंगे। उपनिवेशवाद, यूरोपीय देशों का विस्तार। उपनिवेशवाद से क्या हुआ, उपनिवेशवाद से जितने भी यूरोपीय देश थे वे और ज्यादा अपने आप को विस्तृत करते चले गए। पॉइंट नंबर 5 है बेटा, मैंने बताया ना ये है वैश्वीकरण की गाड़ी। किसकी गाड़ी बेटा, वैश्वीकरण की।
और ये रही यहाँ स्टेयरिंग, और ये बैठे हैं यहाँ उस समय के बड़े बड़े राजनेता जो इसे चला रहे हैं। अब क्या है, जैसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव होता है वैसे ही ये गाड़ी तेजी पकड़ लेती है। क्या कर लेती है बेटा? तेजी से आगे बढ़ने लगती है। हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की गाड़ी ने बहुत तेजी कब पकड़ी? जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने अपनी तेजी पकड़ी। ठीक है ना? और अंतिम पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध, व्यापार पर प्रभाव। इसके कारण भी जब व्यापार बहुत प्रभावित हुए तो लोगों ने व्यापार के अन्य साधन खोजे, अन्य क्षेत्र खोजे। यह भी ना वैश्वीकरण का या भूमंडलीकरण का प्रमुख बिंदु रहा। आगे है बेटा, 1991 में आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए, इनका क्या प्रभाव है। तो देखिए, पृष्ठभूमि में क्या है कि 1991 में विदेशी मुद्रा का संकट आ, भारत को आईएमएफ से ऋण लेना पड़ा, है ना? अब जब ऋण लेना पड़ा तो भारत ने कुछ सुधार किए। भारत को एक बात समझ आ गई कि अब यदि देश को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाना है, आर्थिक तरक्की करनी है, तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि हमें अपनी आर्थिक नीति में सुधार करना ही होगा। और यही पहली बार बात की गई उदारीकरण की, मतलब लाइसेंस खत्म, किसी भी प्रकार की नियमावली खत्म। अब आप अपने उद्योग और व्यापार को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में निजीकरण, कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा गया। अब जब निजी हाथों में सौंपा जाएगा तो निजी लोगों के द्वारा बेहद मेहनत की जाएगी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, है ना? साथ ही साथ भूमंडलीकरण, विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन दिया गया कि भाई आओ तुम भारत में निवेश करो, जिससे हम तुमसे कुछ सीखें और हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्लियर है? और जब विदेशी निवेशक यहाँ आएंगे तो विदेशी विदेशी मुद्रा भी तो प्राप्त होगी, है ना? साथ ही साथ प्रभाव, किन क्षेत्रों में इसका विशेष प्रभाव रहा? तो ना आईटी सेक्टर का विकास हुआ, कहाँ? बेंगलुरु और हैदराबाद में, जो इस समय आईटी हब बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं बेटा? आईटी हब बने हुए हैं। एमएनसी कंपनियों का आगमन हुआ, कृषि और छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, कृषि के विकास में कमी आई और छोटे उद्योग धीमे धीमे समाप्त ही होते चले गए। अगला क्वेश्चन है बेटा, भूमंडलीकरण ने भारतीय संस्कृति को कैसे प्रभावित किया? मतलब यहाँ ना हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सकारात्मक प्रभाव में क्या है? सकारात्मक प्रभाव में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति का विश्व में क्या हुआ बेटा? प्रसार हुआ। कैसे? योग का, आयुर्वेद का और भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड का, तकनीक का विकास हुआ। कहाँ? भारत में। ये तकनीक का विकास भारत में किसके द्वारा हुआ बेटा? तकनीक का विकास हुआ भूमंडलीकरण के कारण। ये तो है बेटा सकारात्मक पक्ष। अब नकारात्मक पक्षों पर बात की जाए कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभुत्व हो गया, है ना? परंपरा क्या हुआ? मैकडोनाल्ड्स और हॉलीवुड फिल्में, इनके प्रभुत्व में आ गए लोग, और परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ। हथकरघा उद्योग धीमे धीमे समाप्ति की ओर आगे बढ़ने लगे। भाषा और खान पान में भी परिवर्तन हो गया। अब अंग्रेजी को ज्यादा प्रमुखता दी जाने लगी। अंग्रेजी का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ फास्ट फूडों की लोकप्रियता भी बहुत बढ़ गई। ये दोनों ही चरण कैसे हैं बेटा? कहाँ से आए हैं? भूमंडलीकरण के कारण ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अब ना ये वीडियो ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ना एग्जाम ओरिएंटेड कुछ टिप्स देनी है मुझे। जैसे कि यहाँ देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको क्या याद रखना है कि महत्वपूर्ण तिथियों पर विशेष ध्यान देना। कोई भी डेट यदि है तो उस डेट को आपको लिख कर रखना है, उस इंसिडेंट, उस घटना को लिख कर रखना है, जिससे कभी भी एमसीक्यू में या डिटेल्ड में पूछा जाए तो आप उसे आसानी से बना पाए, है ना? भूमंडलीकरण के कारण प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझें। भूमंडलीकरण का कारण क्या रहा? भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या रहा? भूमंडलीकरण के कारण उस समय के समाज में क्या क्या बदलाव आए? इन मुद्दों पर हमें बात करनी होगी इसमें।
साथ ही साथ 1991 के सुधार पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन ईयरली वाइज यहाँ से क्वेश्चन निकलता रहता है, तो इस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। एमपी बोर्ड में इस पर ना मैप पर चर्चा नहीं की जाती है, तो इसे आप देखें या ना देखें कोई समस्या नहीं। त्रिकोणीय व्यापार तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि एक त्रिभुज, यहाँ अफ्रीका, यहाँ अमेरिका और यहाँ यूरोप, है ना। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, आप बना ही पाएंगे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी कि एनसीईआरटी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है, इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लिखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन सर मुझे समझ नहीं आया, तो आप उस क्वेश्चन से जुड़े हुए डाटा को कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके उस कंफ्यूजन को, उस डाउट को पूरी तरह खत्म करूंगा, है ना। अब कुछ सुझाव है आपके लिए कि आपको करना कैसे। मानिए आपने चैप्टर भी पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी भी लगा ली, अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको देखना है प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, यदि आया है तो कैसा आया, वह क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। साथ ही साथ आपको ये कुछ शब्दावली, जैसे हम बचपन में मीनिंग्स लिखते थे ना, उसी टाइप से हमें कुछ शब्दावली लिख कर रखनी होगी, WTO, IMF और इनके फुल फॉर्म इनके सामने लिख कर रखने होंगे, जिससे कभी भी ये पूछे जाए तो हमें बड़े आसानी से याद बना रहे, है ना। और उत्तरों को संक्षिप्त, मैंने अभी सारे उत्तर जो लिख के आपको दिखाए हैं, उन्हें लिखने के पीछे का मोटिव ही यही है कि आप समझ पाए कि आपको अपने क्वेश्चंस को किस तरह से डिफाइन करके लिखना है, कितने पॉइंट में लिखना है, कैसे हेडिंग बनानी है, कैसे सब हेडिंग बनानी है। क्योंकि एग्जाम में ना केवल लिखने से नंबर नहीं मिलते, है ना, बेहतरीन लिखने से नंबर मिलते। तो वह बेहतरीन कैसे लिखना है, ये मैंने आपको क्वेश्चंस के जरिए समझा दिया है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आप सभी की परीक्षा के लिए मैं आपको वेल विशेष देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबसे ये कहता हूँ कि आप लगे रहिए, निरंतर मेहनत करिए, क्योंकि ना हार्ड वर्क इज द मेन की ऑफ सक्सेस। अगर आप निरंतर लगे रहेंगे ना कठिन परिश्रम में, तो स्वाभाविक है कि आप अपने परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो से संबंधित जो भी डाउट आपके मन में रहे, जो भी डाउट, निस्संदेह वो डाउट आप मुझे यहाँ बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे जब भी मैं इस चैप्टर से जुड़े हुए MCQ क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आऊंगा, तो आपके उस डाउट को यहाँ खत्म करूंगा। क्लियर है, जिससे ना आपको ये चैप्टर बहुत बारीकी से समझ आ जाए। साथ ही साथ वीडियो आप यहाँ तक आए हैं तो आपने वीडियो खत्म ही किया होगा ऑफिशियली। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है, और इस वीडियो के एक एक पॉइंट को नोट डाउन करें, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।